अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अनअकैडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है और आप अनअकैडमी पे जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज़ हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, आप आ गए हैं मेरे एक नए वीडियो में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग बात करेंगे कि आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप आरआरबी, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी में भौतिक विज्ञान के प्रश्न ज़रूर आते हैं। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग उसी से आपको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि। ठीक है, तो पूछा गया है कि बर्फ़ को हम लोग बुरादे में क्यों पैक करते हैं, इसका आपको रीज़न बताना है। तो चार ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। बुरादा बर्फ़ के साथ चिपकता नहीं है, बुरादा आसानी से पिघलता नहीं है, और बुरादा जो है वो उष्मा का सुचालक है। तो क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से कि बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको अगर आ रहा होगा तो आप ध्यान सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सोचिए, तो इसके बाद आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पिछली बार काफ़ी लोगों ने मेरे पढ़ाए हुए जो मैंने वैज्ञानिकों के नाम पढ़ाया हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया। मैं आप लोगों को मतलब बहुत खुश हुई मैं देख के कि आप लोगों ने कमेंट में आंसर दिया। जया जया जी हैं और काफ़ी लोग हैं, रोहित जी, शैलेंद्र जी, आप लोगों ने आंसर्स जो हैं वो काफ़ी सही दिए हैं और अच्छे दिए हैं। अब इसके लिए भी ट्राई करिए। तो बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि, तो इसका आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बर्फ़ को हम लोग बुरादे में इसलिए पैक करते हैं क्योंकि बुरादा जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, अगर आपने ऊष्मा के चालन के बारे में पढ़ा होगा, ऊष्मा का चालक, कंडक्टर ऑफ हीट, क्या चीज़ होता है। देखिए, क्या होता है कि जिस पदार्थ के अंदर ऊष्मा का संचरण हो सकता है वो क्या कहलाएगा, आपका ऊष्मा का चालक कहलाएगा। अब उसमें गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, मतलब अच्छे सुचालक, सुचालक और कुचालक, दो आते हैं। ठीक है, जैसे कि अब जैसे आपकी ऊष्मा के चालक का नाम अगर हम लोग पूछें तो उसमें आपकी कोई भी धातु आ जाएगी, जल आ जाएगा, ये सब क्या है, आपके ऊष्मा के चालक हैं। ठीक है, इन पदार्थों के अंदर से ऊष्मा का संचरण बहुत ही तेज़ी से हो सकता है। ठीक है, और ये आपके ऊष्मा के सुचालक हो जाते हैं। अब सुचालक में भी आपका, जैसे कि तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ह्यूमन बॉडी भी ऊष्मा की बहुत अच्छी गुड कंडक्टर होती है। तो इन सभी पदार्थों में ऊष्मा का संचरण क्या होगा, आपका क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। और जिसमें नहीं हो पाता उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं। यानी कि उसमें ऊष्मा का संचरण अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया, ऊन हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके बैड बैड कंडक्टर कहलाएंगे, यानी कि कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली ये होता है कि बुरादा जो होता है उसमें हम लोग उसको इसलिए यूज़ करते हैं बर्फ़ पैक करने के लिए, ताकि जो उसका वो क्या करता है, जो वायुमंडलीय ऊष्मा होती है उसको बर्फ़ तक नहीं पहुंचने देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है। अब आपको बताना है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी जो आपकी हीट होगी वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं होगी। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं। अभिक्रिया के ताप पर निर्भर नहीं होगी, दूसरा ऑप्शन है कि उस पथ पर जिसमें उत्पाद प्राप्त किया जाता है उस पर नहीं होगी, तीसरा है उत्पाद और अभिकारक की भौतिक स्थिति पर, चौथा है अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है स्थिर आयतन पे। तो किस चीज़ पे आपकी ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने आंसर सोच लिया है तो चलिए आगे चलते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रिया इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उसका क्या पथ है जिस पे उत्पाद प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ों पे डिपेंड करेगी। क्या कोई सा भी जो अभिक्रिया हो रही, जो केमिकल रिएक्शन है, उसका क्या टेम्परेचर दिया जा रहा है, उसमें जो रिएक्टेंट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगी। ठीक है, पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो जलन पैदा होगी वो किसकी वजह से होगी। उबलते हुए पानी से होगी, अगर आपके ऊपर गर्म पानी गिर जाए तो होगी, अगर भाप लग जाए तो होगी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर बहुत आसान है, आपको दिमाग में अभी तक आ भी गया होगा कि सबसे ज़्यादा जलन हमें किस चीज़ से होती है। पानी अगर गर्म गर्म गिर जाए तो, या उबलता हुआ गिरे तो। ठीक है, तो चलिए
देख लेते हैं दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाप। ठीक है, भाप से हम लोग को बहुत ज़्यादा जो है जलन पैदा होती है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए दोस्तों, जो भाप होता है इसकी जो आपकी गुप्त ऊष्मा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। भाप में जो क्या होता है, भाप में सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है, वो भी गुप्त ऊष्मा के तौर पे रहेगी, यानी कि लेटेंट हीट के तौर पे रहेगी। अब देखिए गुप्त ऊष्मा क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ की कोई अवस्था है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक चीज़ है, उसका एक स्टेट है, एक अवस्था है, तो उसको अगर हम लोग को चेंज करना है, अगर हम लोग उसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम लोग को उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देना होगा, एक निश्चित ताप देना होगा, जिस पे वो उसका जो स्टेट है वो कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो जब भी हम लोग उसका स्टेट चेंज करते हैं, जब उसकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, ताप नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो नियत ताप पर सिर्फ अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि नियत ताप पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी भी हम लोग को हीट की ज़रूरत होती है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाती है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, यानी कि उसकी लेटेंट हीट कहलाती है। अब गुप्त ऊष्मा में भी दो प्रकार पाए जाते हैं दोस्तों, एक गलन की गुप्त ऊष्मा हो जाती है, एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो जाती है। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण ही अगर आप लोग को अगर भाप लगेगा तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए, जैसे अगर हम लोग जल की बात करें, तो अगर वाटर का अगर हम लोग को भाप लगेगा तो उसकी गुप्त ऊष्मा जो है वो कितनी हो जाती है आपकी, लगभग 540 किलो कैलोरी उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, और जो आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा अगर बात की जाए, तो जैसे बर्फ़ से जल का बनना, वो किसके अंतर्गत आएगा, वो बर्फ़ की गलन ऊष्मा के अंतर्गत आएगा। यानी कि अगर बर्फ़ को जो है, अगर हम लोग को जनरली क्या करना है कि बर्फ़ से जल बनाना है, तो हम लोग को लगभग 80 किलो कैलोरी जो है उसकी गुप्त ऊष्मा उसके अंदर की, बर्फ़ के अंदर की जो होगी, उसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि ऊष्मा का कुचालक क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, अभी आप इसमें सही ऑप्शन बता सकते हैं, पीछे अभी जस्ट मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था। तो चलिए देख लेते हैं, तांबा, लकड़ी, पारा या एल्यूमिनियम, कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो देख लेते हैं दोस्तों, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, लकड़ी जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, बाकी तांबा हो गया, पारा हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ठीक है, पूछा गया है कि जो आपका ऊष्मागतिकी का यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, दूसरा ऑप्शन है आपका न्यूटन का शीतलन का नियम है, तीसरा ऑप्शन है आपका बॉयल्स का नियम, चौथा आपका क्या है, चार्ल्स का नियम। तो आपको बताना है कि ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा अगर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको समझ में ये चीज़ आएंगी। ठीक है, नहीं भी पढ़ाया तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी से संबंधित है। अब देखिए क्या है, देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है दोस्तों, उसमें ये बताया गया कि मान लीजिए अगर हम किसी भी सिस्टम में या किसी निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं, तो उसका कुछ पार्ट जो होता है उसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और बाकी का जो पार्ट होता है सिस्टम का यानी कि किसी भी निकाय का, वो कार्य करने में व्यय हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिखाना हो तो हम लोग ऊष्मा को क्यू से दिखाएंगे, और हम लोग जो इंटरनल एनर्जी में वृद्धि हो रहा है उसको हम लोग डेल्टा यू से दिखाएंगे। ठीक है, और जो उसका शेष भाग कार्य वाला है उसको हम लोग डब्ल्यू से दिखाएंगे। तो इसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के फॉर्म से दिखा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात हो रही थी कि ये रिलेटेड है किससे, ये आपका रिलेटेड है बेसिकली ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक है, तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम भी जो है दोस्तों वो भी इसी प्रकार से ही है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट जो है वो ऑप्शन सही है इसमें। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी यही बात आती है। ठीक है, कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही बोलते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम लोग ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यूटन का शीतलन नियम एक ऑप्शन दिया है।
तो अब आप सोच रहे होंगे न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, तो आपने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा होगा ना। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है, और जब वो ठंडी होने लगती है तो उसके ठंडे होने का रेट, ठंडा होने का जो दर है, रेट ऑफ कूलिंग, वो हमेशा डिपेंड करेगा कि जो चीज़ ठंडी हो रही है उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यही चीज़ है यहाँ पे पूछा गया, सुपर कूलिंग का जो अभिप्राय है वो तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है। ठीक है, पूछा गया कि मान लीजिए कोई सा भी लिक्विड अगर हम लोग उसको सुपर कूलिंग कर रहे हैं तो उसका रिलेशन कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे उसकी शीतलता से वो रिलेट करता है, हिमांक पर, हिमांक के नीचे, गलनांक पर, या गलनांक से ऊपर। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन इसमें आपको बताना है कि क्या हो सकता है इसका सही ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सुपर कूलिंग का जो अभिप्राय है वो रिलेटेड है हिमांक से नीचे। अब देखिए दोस्तों, सुपर कूलिंग क्या चीज़ होती है। सुपर कूलिंग का मतलब हो गया कि हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करके रखें, मतलब उसको हम लोग क्रिस्टल ना होने दें, उसको हम लोग सॉलिड ना होने दें, और उसको हम लोग प्रिजर्व भी करके रखें। ये कब हो सकता है, जब हम लोग किसी भी लिक्विड को हम लोग हिमांक के नीचे रखें। हिमांक मतलब समझ रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए आपने गलनांक पढ़ा होगा, हिमांक पढ़ा होगा, क्वथनांक पढ़ा होगा, वाष्पन पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी आपने अवस्था परिवर्तन में। तो उसमें क्या होता है, जो गलनांक होता है दोस्तों, गलनांक का मतलब हो गया कि हम लोग मान लीजिए कोई भी ठोस है उसको द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा, उसका उसका गलन कहलाएगा, यानी कि उसकी मेल्टिंग कहलाएगी। और वो निश्चित ताप, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। हिमांक क्या होता है, किसी भी द्रव का ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो वो स्पेसिफिक पॉइंट जिस पे हम लोग लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो अब सुपर कूलिंग में भी यही चीज़ होती है, उसको हम लोग हिमांक के नीचे तक उसको हम लोग जो है कूल करते हैं, तब जा करके ये आपका सुपर कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमने फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। आपको इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आगे भी कराती रहूँगी। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, और कहीं मत जाइए। आपको यहाँ पे हम लोग प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर एक एरिया से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, फिज़िक्स, फिज़िक्स में भी साइंस, फिज़िक्स में आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब कुछ हम लोग, करंट अफेयर, सारी चीज़ें यहाँ पे अपने चैनल प्रोवाइड करवा रहे हैं। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में हमारे जुड़े रहना है। दोस्तों आप अगर कोई भी चीज़, आपको कोई भी परेशानी है इस लेसन से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पे हम लोग आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। सिर्फ आपको बने रहना है दोस्तों। आपका आपको आप डेली जिस तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, और हम लोगों को काफ़ी से बहुत ही शक्ति मिलती है कि हम लोग आगे, और आप लोगों की वजह से ही हम लोग जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, आपके रिस्पॉन्स से ही हम लोग कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से बने रहिए, अपना अपना जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको देते रहिए, ये हम लोग को काफ़ी अप्रिशिएट करता है। थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।